कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि हर भाव जो होता है कुंडली का, वो कुंडली का भाव जो है वो हमें एक नंबर बताता है कि कौन सा भाव का क्या नंबर है। वो प्लॉट नंबर के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये पहला भाव हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 भाव हो गए। हर भाव में एक राशि होती है, उसका नंबर हमें यहाँ दिया होता है। करेक्ट। हर भाव में एक राशि होती है, उसका नंबर यहाँ दिया होता है। वो देख लीजिए आप। तो ये हो गई राशि। ये 4 नंबर की राशि, ये भाव नंबर नहीं है, ये राशि का नंबर है। तो यानी अभी ये प्रॉपर्टी, वो प्लॉट, वो भाव किसके अंडर में है, उसके ऊपर ऑथोरिटी किसकी है, वो यहां से पता चलेगा। तो 3 नंबर बोले तो मिथुन राशि। ठीक है। 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह। इस प्रकार से राशियां उन भावों को कैप्चर कर लेती हैं। यहां तक तो ठीक था। लेकिन एक भाव में एक राशि करीबन 30 डिग्री की होती है। तो हो सकता है हम उसके छोटे हिस्से भी कर ले। जैसे उदाहरण के तौर पे, हम जब हमारा घर बांधते हैं या आप कोई अपार्टमेंट में जाते हो, तो अपार्टमेंट वाला व्यक्ति कहता है, बेचने वाला, कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। तो पूरा एरिया कितना हो गया? 1000 स्क्वायर फीट। फिर उसमें एक हिस्सा किचन का होता है, एक हिस्सा बेडरूम होता है, फिर एक मास्टर बेडरूम होती है, एक हॉल होता है, एक बालकनी होती है। तो ये अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम एक भाव को अगर हम एक भाव को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना शुरू कर दे, तो वो हिस्से क्या होंगे, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार ये रिपीट करा दूं कि हमारी राशियां कौन सी होती है। ठीक है। हमारी जो राशियां होती है वो कौन सी होती है, ये एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो हमारी मेष राशि होती है, वृषभ होती है, मिथुन होती है, कर्क होती है, सिंह होती है, फिर कन्या होती है। ये सीक्वेंस फिक्स होता है। कन्या के बाद में तुला आती है, वृश्चिक, बाद में धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारी राशियां हैं। ठीक है। अब जैसी हमारी राशियां हैं, वैसे ही 27 नक्षत्र भी होते हैं। ठीक है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। ठीक है। इस प्रकार से बताने से अच्छा है, आपको आसान तरीके से बताता है। AMMBU। ठीक है। ये मैंने पहले अक्षर हर नक्षत्र के लिखे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अश्विनी, मघा, मूला। ठीक है। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वषाढ़ा, कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, हस्त, श्रावणा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, आर्द्रा,
स्वाति, शताभिषा। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वभद्रा, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ठीक। तो इसको याद रखने के साथ सिंपल वाले तरीके भी मैंने आपको यहाँ बताना जरूरी समझा है। हम लोगों को जबकि इसका उपयोग नहीं होता है केपी में, लेकिन इसके डिवीजन में हमको इसका उपयोग होता है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, एक राशि जो है ये 30 डिग्री की है, लेकिन एक नक्षत्र जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, पहली राशि यहाँ पे डिग्रीज भी दी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है। पहली राशि एरीज है। कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है यहाँ से, ऑरेंज कलर से। खत्म कहाँ हो रही है? खत्म हो रही है कृत्तिका में। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हो रही है। इसका कलर कोड दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो समझने में आसानी होगी, ये यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन पहला अश्विनी आ गया, दूसरा भरणी नक्षत्र आ गया, और तीसरा कृत्तिका का कुछ हिस्सा एरीज में आया, और बचा हुआ हिस्सा कहाँ चला गया? वृषभ में, क्योंकि ये वृषभ राशि यहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक है, वृषभ राशि यहाँ तक जाएगी। तो कृत्तिका का कुछ हिस्सा आ गया, फिर रोहिणी पूरा आया, मृगशिरा का आधा हिस्सा आया, और आधा हिस्सा जेमिनी में यानी मिथुन में चला गया। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे नक्षत्र राशियों के ऊपर लगा के यहां पर दिखाए गए। यहां आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर, नक्षत्र तो इक्वल डिविजन्स नहीं है, क्योंकि 30-30 डिग्री की राशियां हैं, वो याद रखने को काफी आसान है। 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र का चक्र याद रखना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए नक्षत्र ज्योतिष जो शाखा है वो अपने आप में बड़ी क्लिष्ट है समझने के लिए और याद करने के लिए। मैं फिर से आपको बता दूं कि इन नक्षत्रों को हमको केपी में याद नहीं करना पड़ता है। मैं आपको डिवीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने डिवीजन क्या बताया? यहाँ पर पूरा के पूरा मेष राशि है, एरीज। उसमें पहला हिस्सा है अश्विनी नक्षत्र का, दूसरा हिस्सा आया भरणी का, और तीसरा आया कृत्तिका। लेकिन जब मैं ये आपको बता रहा हूं तो सबसे मजे की बात यह है कि जैसे हर राशियों का एक नक्षत्र एक स्वामी होता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हर राशि का एक स्वामी है। सही है ना? हर राशि का हमने एक स्वामी पढ़ा था। मेष का कौन था? मेष का मंगल था। वृषभ का शुक्र था। मिथुन का बुध था। कर्क का चंद्रमा था। सिंह का सूर्य था। बुध कन्या का बुध था। तुला शुक्र था। वृश्चिक मंगल। धनु गुरु महाराज। मकर शनि महाराज। कुंभ शनि महाराज। और मीन फिर से गुरु महाराज। ठीक है। वैसे ही हर नक्षत्र के अपने स्वामी होते हैं। उदाहरण के तौर पे केतु जो है वो अश्विनी, मघा और मूला इनका स्वामी है। शुक्र जो है वो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का है। सूर्य जो है वो कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा का है। चंद्र जो है वो रोहिणी, हस्त और चित्र श्रावण का है। मंगल जो है वो मृग, चित्रा और धनिष्ठा का है।
राहु जो है वो आर्द्रा, स्वाति और शताभिषा का है। पुनर्वसु गुरु महाराज, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रा। शनि महाराज जो है वो है पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रा। और बुध जो है वो है अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती। ये उनके स्वामी। ठीक है। यहां पर कुछ कुछ राशियों को, दो दो राशियों को एक स्वामी मिला है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, क्योंकि 27 नक्षत्र है, हमारे पास 9 ग्रह है, तो हर नक्षत्र को एक ग्रह मिल गया है। ये आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं डिवीजन बताने वाला हूँ वहां पे वो कैसा काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोगों को सीक्वेंस मिल गया कि अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य और अश्लेषा, ये एक पूरी साइकिल है। फिर मघा से शुरू होने वाली साइकिल है और मूला से शुरू होने वाली। और हर नक्षत्र का एक स्वामी भी दिया हुआ। तो जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक राशि के हमको अगर विभाजन करना है, तो पहला विभाजन तो नक्षत्र हो गया। हमको पता चल गया कि 30 डिग्री की राशि में 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र आ गया। अब उस नक्षत्र के अंदर भी तो डिवीजन हो सकता है 13 डिग्री 20 के। उसको कहते हैं उपनक्षत्र या सबलॉर्ड। और उसका भी अगर हम डिवीजन करेंगे तो उसको कहते हैं सब सबलॉर्ड। वो कैसे होता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो देखिए यहां पर, अब हम सिर्फ मेष राशि को देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो मैं टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ मेष राशि का है। तो मेष राशि माने क्या है? मेष राशि माने हमारे लिए 30 डिग्री का एक डिब्बा, जिसका स्वामी कौन है? जिसका स्वामी है मंगल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें अश्विनी नक्षत्र आता है, पूरा 13 डिग्री 20 मिनट का। उसके बाद में 13 डिग्री 20 मिनट का भरणी नक्षत्र आता है, जिसका स्वामी कौन है? शुक्र। और कुछ हिस्सा आता है कृत्तिका का। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है। ठीक है, क्योंकि हमको 30 डिग्री के डिब्बे में ही देखना है कि किसको क्या क्या मिला हुआ है। यहां पर देखिए, अश्विनी का जो स्टार लॉर्ड है वो पूरा के पूरा स्टार लॉर्ड माने नक्षत्र स्वामी केतु है। भरणी का स्टार लॉर्ड कौन है? भरणी का स्टार लॉर्ड है शुक्र। और कृत्तिका का है सूर्य। ठीक है। लेकिन जब मैं केतु को फिर से डिवीजन करूंगा, तो यहां पर देखिए हर किसी की अलग अलग डिग्री आनी शुरू हो जाएगी। यह है सबलॉट टेबल। ठीक है। इसकी डिग्री उसके अंदर का हिस्सा, उदाहरण के तौर पे ये हमारा मेष राशि है। ठीक है। इस मेष राशि को टोटल डिग्रीज मिली है 30। ठीक है, ये मेष राशि है और इसको 30 डिग्री मिली। अब इसके अंदर एक हिस्सा बना, वो बना अश्विनी। अब अश्विनी के अंदर हमें छोटे छोटे हिस्से मिलने शुरू हो गए। ठीक है। और उसे उन हिस्सों को कहते हैं सब लॉर्ड। उसके भी स्वामी होते हैं। वो टेबल ये दिखा रहा है। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर वो सारे के सारे हर भाव के, हर नक्षत्र के हर सब लॉर्ड का टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ये पहले से दिया होता है। उसी की वजह से कुंडली बनती है। अब इनका उपयोग हम कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। वहां पर चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, नक्षत्र ज्योतिष। आप हैंड मत रेज कीजिए कोई, मैं अभी कोई सवाल नहीं ले पाऊंगा। तो मैं सवाल सबसे आखिरी में लूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है। देखिए, देखिए, हम लोगों को देखना है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है,
किस उप नक्षत्र में यानी सब लॉर्ड में है और किस सब सब लॉर्ड में है। इसको देखने का इस टेबल का तरीका मैं बताता हूँ। ये है हमारे ग्रहों का टेबल और ये है हमारे भावों का टेबल, जिसे केपी में कहते हैं कस्प। कस्प मतलब भाव। अब देखिए यहाँ पे सूर्य है। सूर्य किस राशि में है यहाँ पे देख लीजिए। सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, हम बोलेंगे सूर्य पाइसेस में है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री मिनट और सेकंड, ये जो लिखा हुआ है ये है डिग्री मिनट और सेकंड। उसका राशि लॉर्ड कौन है? आर एल का मतलब होता है राशि लॉर्ड। एस टी एल का मतलब होता है स्टार लॉर्ड। एस एल का मतलब होता है सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी। और एस एस एल का मतलब होता है उप उप नक्षत्र स्वामी, उसके भी आगे डिवीजन। ठीक है, तो अब यहां देखिए आप, तो सूर्य जो है इसकी डिग्री 10 डिग्री 11 मिनट 42 सेकंड है। इसका राशि स्वामी है गुरु। क्यों? किस राशि में है ये? बृहस्पति जो है ये 12 नंबर की राशि में है। 12 नंबर की राशि होती है मीन, और मीन का स्वामी है बृहस्पति। तो राशि स्वामी तो गुरु हो गया। अब इसका नक्षत्र कौन स्वामी यानी स्टार लॉर्ड कौन? स्टार लॉर्ड का मतलब है नक्षत्र स्वामी। इसका हो गया शनि। यहां देखिए उन्होंने लिख दिया शनि है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में बना बनाया मिलता है, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको बनाना बड़ा क्लिष्ट काम है। उसके बाद इसका सब लॉर्ड कौन है? इसका सब लॉर्ड है शुक्र। और सब लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। तो जब हम एक राशि को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे, हम केपी में सिर्फ 4 हिस्सों में ही बांटते हैं। एक राशि जो 30 डिग्री का होता है, एक नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, ये फिक्स है। ठीक है, इसके आगे जो सब लॉर्ड होता है उसका हिस्सा हर नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है, वो बहुत डिटेल कैलकुलेशन है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। तो हर छोटे हिस्से पर किस ग्रह का राज हो रहा है ये हमें बता रहा है। ठीक है, सूर्य के ऊपर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति राशि स्वामी है तो वो प्रभाव डाल रहा है। स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी शनि महाराज है, वो प्रभाव डाल रहे हैं। सब लॉर्ड शुक्र है, शुक्र भी प्रभाव डाल रहे हैं। सब लॉर्ड बुध है तो बुध भी प्रभाव डाल रहे हैं। अब आप यहां सवाल पूछोगे साहब अगर चार चार लोगों ने प्रभाव डाल दिए तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला कौन व्यक्ति है? केपी कहता है सब लॉर्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है। ठीक है, कस्पल इंटरलिंक कहता है सब लॉर्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। वैदिक कहता है नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यहां आपको समझ में आएगा कि हर शाखा किसको प्रमाण मानती है, और जिस चीज को वो प्रमाण मानते हैं उसके हिसाब से उनके सूत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूं। आप लोगों को अगर समझ में भी ना आए तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहने वाली है। थेरी पार्ट की सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। क्वेश्चन आंसर्स नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता है। हमारे पास हर ग्रह के लिए, हर भाव के लिए 4 लोग हैं जो प्रभाव डालेंगे। एक है राशि स्वामी, क्योंकि एक भाव में एक राशि आती है तो स्वाभाविक रूप से वो पूरे भाव के ऊपर उसका वर्चस्व है। तो राशि स्वामी जो होता है वो प्रभाव डालेगा। राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र स्वामी भी प्रभाव डालेंगे। नक्षत्र को ब्रेक करेंगे तो उप नक्षत्र मिलेगा जिसे सब लॉर्ड कहते हैं, वो भी प्रभाव डालेगा। और सब लॉर्ड जो है वो सब लॉर्ड का भी छोटा पार्ट है, सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा, तो वो भी प्रभाव डालेगा। अब यहां पर प्रश्न उठेगा कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। यही बात मैं आपको बता रहा था कि वैदिक में राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं ऐसा माना जाता है। नक्षत्र ज्योतिष में नक्षत्र ही प्रभाव डालते हैं ये माना जाता है। ठीक है, नक्षत्र ज्योतिष ये अलग से शाखा है ज्योतिष की। केपी में सब लॉर्ड सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है ये माना जाता है। कस्पल इंटरलिंक में सब लॉर्ड सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है ये माना जाता है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है कि हर शाखा का बिंदु क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, किस सेंटर से वो पूरा के पूरा इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं पहला भाव। ठीक है, अब देखते हैं पहला भाव, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज। पहला भाव है व्यक्ति, पहला भाव
पहला भाव हम लोगों को क्या क्या बताता है? मैंने पिछली कल की क्लास में बताया था आप लोगों को कि पहला भाव व्यक्ति का नेचर बताता है, टेम्परामेंट बताता है, डिग्निटी बताता है, रूप रंग बताता है, सब कुछ बताता है। पहला भाव व्यक्ति के बारे में व्यक्ति विशेष सारे गुण धर्म बता देता है। अब केपी इसको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी हमें भाव तो मिल गया। भाव मिलने के बाद हमें भाव का स्वामी भी मिला, जिसे हम राशि लॉर्ड कहते हैं। सेम चीज यहाँ पे मिलेगी, जैसे ग्रहों को मिली थी वहां पे भाव को भी मिलेगी। राशि स्वामी मिलेगा, नक्षत्र स्वामी मिलेगा, सब लॉर्ड मिलेगा यानी उपनक्षत्र स्वामी, और उप उपनक्षत्र स्वामी मिलेगा। ये सारे के सारे मिल गए। ठीक है। केपी कहेगा कि ये व्यक्ति के ऊपर मंगल का प्रभाव बहुत है। ठीक है, ये व्यक्ति के ऊपर मंगल का प्रभाव बहुत है। जब मैं मंगल का प्रभाव बोल रहा हूं तो मंगल के कारकत्व क्या है? झगड़ालू, हाई एनर्जी वाला, गरम दिमाग का, हाई टेम्परामेंट, एंग्री। मंगल का कारकत्व क्या होते हैं? ठीक है, मंगल ग्रह के जो जो कारकत्व है वो कारकत्व इस व्यक्ति को लग जाएंगे। हम कहेंगे ये व्यक्ति गुस्से वाला होना चाहिए, ये झगड़ालू होना चाहिए। यहाँ प्रश्न उठता है कि आपने अगर मुझे सब लॉर्ड से मंगल से उसकी रूपरेखा बता दी, तो फिर वो बचे हुए जो प्लैनेट्स है वो क्या रोल प्ले करेंगे? वो भी तो कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे। प्राइमरी तो मंगल हो गया। फिर दूसरा बताएंगे हम कि स्टार लॉर्ड है राहु। राहु है तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक हो सकता है, व्यक्ति झूठा हो सकता है, चीटिंग कर सकता है, मैजिक हो सकती है उसमें, आ, दुनिया के विपरीत काम करने वाला होता है। इसको कहते हैं अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल व्यक्ति वो होता है जो सीधा सीधा जैसे सारे लोग कर रहे हैं वैसा काम करेगा। अनकन्वेंशनल व्यक्ति कुछ उल्टा जाके काम करता है, वैसा करने वाला होगा। बुध है, बुध है तो व्यवहारिक है, बुध है तो विटी है। विटी का मतलब जो लोग मजाकिया होते हैं, जिनका गणित अच्छा होता है, वो भी बुध है। ठीक है, जो व्यवहारिक होते हैं, जिनको बिजनेस समझता है, वो भी बुध है। पढ़ाई लिखाई करने वाला भी बुध होता है। चंद्रमा है, चंद्रमा का मतलब है सेंसिटिव, जल्दी जल्दी काम करने वाला, हर चीज में जल्दी करने वाला, बड़ा सेंसिटिव, सॉफ्ट माइंडेड। ये चंद्रमा के कारकत्व है। सही है। तो एक व्यक्ति क्या स्वभाव का हो सकता है, उसमें क्या गुण हो सकते हैं, ये हमको केपी बड़े आसानी से बता देता है। वैदिक में भी इसकी पद्धति है, पर वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सीधा टेबल में दिख जाता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए माता जी कैसे होगी। चंद्रमा बोले तो माता होती है। ठीक है, चंद्र बोले तो माता। तो माता के ये चार प्लैनेट है, इसमें सब लॉर्ड केतु है। केतु बताता है भक्ति, डिवोशन। केतु बताता है मेडिटेशन। ठीक है, एक अच्छे लेवल का। तो भक्ति करने वाली, मेडिटेशन पे बिलीव करने वाली, मेडिटेशन करने वाली महिला आपकी माता है। शुक्र है तो सुंदर है, मंगल है तो गुस्से वाली भी है, और चंद्रमा है तो ये सॉफ्ट माइंडेड भी है, ये सेंसिटिव भी है। ठीक है, केतु है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। हर ग्रह अपने कारकत्व से उस व्यक्ति का चरित्र दर्शन करा देता है, बता देता है कि उसका नेचर क्या है। जैसे अगर पत्नी देखनी है तो आप सातवां भाव देख लीजिए। सातवां भाव मैरिज के लिए और पत्नी के लिए होता है। देखिए पत्नी कैसी होगी, तो सबसे पहले देखेंगे राहु। राहु है तो खर्चीली होगी। राहु आपको अनकन्वेंशनल थॉट के साथ इम्पल्सिव स्पेंडर बनाता है। इम्पल्सिव बोले तो बिना सोचे समझे पैसे खर्चा करने वाला व्यक्ति, इम्पल्सिव स्पेंडर। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेटिक व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी को भी दुख ना दिए अपनी बात को पेश कर देता है। सरकार में सारे डिप्लोमेट्स ही होते हैं ना, तो डिप्लोमेसी होने वाली। शुक्र है तो सुंदर भी होगी, बृहस्पति है तो भगवान को मानने वाली होगी, पूजा पाठ करने वाली होगी, और चंद्रमा है तो वो सेंसिटिव होगी। हर ग्रह अपने कारकत्व उस व्यक्ति को दे देंगे। यहाँ प्रश्न आपका आएगा कि साहब बच्चे को कैसा देखेंगे? तो पांचवें भाव से बच्चा देखते हैं। ठीक है, पांचवें भाव से बच्चा देखते हैं तो आप पहले बच्चे का बता सकते हो, दूसरे बच्चे का नहीं बता सकते। फिर वो दूसरे बच्चे की अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो हम उस व्यक्ति से ही उसकी माता कैसी होगी, पिता कैसे होंगे, बहन कैसी होगी, भाई कैसा होगा, बड़ा भाई या छोटा भाई, इसके प्रति हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पता चल जाता है कि उनका स्वभाव कैसे होगा। ठीक।
तो यहाँ पे हमने अभी देख लिया कि एक राशि, राशि के अंदर नक्षत्र का हिस्सा, उस नक्षत्र के अंदर उपनक्षत्र का हिस्सा, और उसके अंदर उप उपनक्षत्र के हिस्से में भाव भी होता है, और भाव के साथ जो ग्रह होते हैं वो भी होता है। और इसी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसी को रिप्रेजेंट हमारे टेबल में किया जाता है, जिसको नाड़ी टेबल कहते हैं। ठीक। तो ये हमारा थेरी पार्ट था। थेरी पार्ट में आप लोगों को समझाना चाहता था कि ये टेबल बनता कैसे है, दिखता कैसे है। बड़ा आसान है। ग्रह देखिए, ग्रह की डिग्री भी पता चल जाती है, राशि स्वामी भी पता चलता है। यहाँ पे लिखा होता है राशि स्वामी, फिर बाद में शनि उसका नक्षत्र नक्षत्र स्वामी, शुक्र उसका सब लॉर्ड, और सब लॉर्ड उसका बुध। बाकी इंफॉर्मेशन हमको केपी में यूज नहीं आएगी, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन हम लोगों को कस्पल इंटरलिंक में उपयोग में आने वाली है। तो अभी के लिए इसको भूल जाइए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो जब हम कस्पल इंटरलिंक देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या महत्व होगा, क्या क्या इसका यूज होगा। ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं। ये तो कुंडली हमने लगा दी। ये कुंडली आज की ही लगाई है, 25 तारीख, 25/3/2023, 12:20 पे मैंने ये कुंडली लगा दी थी। जबलपुर का बर्थ। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर में आप अगर व्यू में जाएंगे तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अब वही चीज जो पीछे मैंने बताई थी वो यहाँ पे बन के आ गई है। सेम दिख रही है। राशि चार्ट आ गया, भवचलित चार्ट आया, प्लानिटरी पोजीशंस आ गया, कस्पल यानी भाव के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये परसेंटेज एस आर का आप छोड़ दीजिए अभी के लिए फिलहाल। ठीक है। आ गया। बढ़िया। अब प्रेडिक्शन कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेडिक्शन कैसे करें। देखिए, प्रेडिक्शन करने के लिए मनुष्यों के लिए समय गिनने की क्या विधि है? मनुष्यों के लिए समय गिनने की विधि जो है वो है घड़ी। ठीक है। हमें टाइम पता चलता है, कितने बजे हैं, कितना समय हो गया है, कितना समय बचा हुआ है, ये हमको हमारी घड़ी बता देती है। तो ज्योतिष में अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है, उसे कहते हैं विंशोत्तरी दशा। अब विंशोत्तरी दशा का क्या मतलब हुआ? विंशोत्तरी दशा का मतलब ये हुआ, विंशोत्तरी दशा कहती है, विंशो का मतलब है 120। विंशो का मतलब क्या है? विंशो का मतलब है 120। ठीक। इसका सीक्वेंस होता है, केतु सबसे पहला ग्रह है, फिर शुक्र है, फिर सूर्य है, फिर चंद्र है, फिर मंगल है, फिर राहु है, फिर गुरु है, फिर शनि है, और बुध। ठीक। और हर ग्रह को कुछ साल दिए गए हैं। ठीक है। केतु को 7 साल, शुक्र को 20 साल, सूर्य को 6 साल, चंद्रमा को 10 साल, मंगल को 7 साल, राहु को 18, गुरु को 16, शनि महाराज को 19, और बुध को 17। तो आपके जीवन पे इस ग्रह का कुछ समय के लिए प्रभाव रहेगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहला ग्रह कौन सा होगा, ये देखने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र में है। किसी भी कुंडली में चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है, चंद्रमा जो है वो किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। ठीक है। ये स्टार लॉर्ड का मतलब है नक्षत्र स्वामी। तो ये शुक्र के नक्षत्र में है। तो आप यहां देखेंगे,
इस व्यक्ति की पहली जो समय रहेगा जीवन का, जिसे महादशा कहते हैं, उस पर शुक्र का राज है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है उसका समय पहला आएगा। फिर दूसरा किसका आएगा? क्योंकि शुक्र पहला था, दूसरा सूर्य आएगा, तीसरा चंद्रमा आएगा, चौथा मंगल आएगा, पांचवा राहु आएगा, छठा गुरु आएगा, सातवां शनि आएगा, आठवां बुध आएगा। आठ के बाद, बुध के बाद कोई है नहीं, लेकिन ऊपर में केतु बचा हुआ है, सबसे आखिरी में केतु आएगा। तो पहले 20 साल जीवन के शुक्र, फिर 6 साल, फिर 10 साल चंद्रमा, 7 साल मंगल, राहु 18 साल, गुरु 16 साल, शनि महाराज 19 और बुध 17 साल। इस प्रकार से इनको अपना अपना समय मिलेगा। क्या मिलेगा? इनको अपना समय मिलेगा व्यक्ति के जीवन में रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, व्यक्ति जब पैदा होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा पहली होती है। ठीक है, उस महादशा को अंदर डिवीजन किया जाता है अंतरदशाओं में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सीक्वेंस वहां से शुरू होगा जहां पर चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बैठा है। हमेशा केतु से नहीं होगा, हर व्यक्ति के लिए ये बदलता रहेगा। मेरा चंद्रमा यदि राहु के नक्षत्र में है तो मेरे जीवन में आने वाला पहला समय राहु का है। फिर राहु का पूरा हो जाएगा 18 साल तो गुरु का आएगा। फिर गुरु का होगा तो शनि महाराज का आएगा। शनि का होगा तो फिर बुध का आएगा। फिर बुध के बाद केतु आएगा, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, और फिर चंद्र। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। हर व्यक्ति के लिए ये टेबल अलग बनता है, हर सॉफ्टवेयर में ये टेबल बना हुआ होता है, हमको बनाना नहीं पड़ता। आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर ले लीजिए या पेड वाला लीजिए, दोनों केस में आपको ये टेबल मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां देखिए आप। ठीक है, ये शुक्र का पीरियड है जो 3/1/2024 तक चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र में ज्वाइन किया। 2024 के बाद से लेके तो 3/1/2030 तक शनि महाराज, सूर्य महाराज का पीरियड चलेगा। ठीक है, अब ये तो आज का बच्चा है, अभी का ये व्यक्ति जो है ये तो छोटा बच्चा है। तो ये बच्चे का कुंडली देखने से अच्छा है कि हम कोई ऐसी कुंडली लगाते हैं जो व्यक्ति थोड़ा बड़ा हो गया हो, तो उसके जीवन में अभी कौन सा समय चल रहा है ये हमको पता चलेगा, है ना। चलिए मैं एक रैंडमली कुंडली बना लेता हूँ। नहीं, मैं किसी स्टूडेंट की कुंडली नहीं लगाऊंगा, तो आप हैंड रेज मत कीजिए। मैं कुंडली नहीं लगाऊंगा, मैं स्टूडेंट्स की कुंडलियां नहीं लगाता हूँ, है ना। वो अच्छी बात नहीं है। मुझे पता होता है कि लोग हैंड रेज क्यों करते हैं। ठीक है, आपके प्रश्न भी ले लूंगा मैं, निश्चिंत रहिए, कहीं नहीं जाएंगे आपके प्रश्न। ठीक है, अभी हम लेते हैं 01/01/2007। ठीक है, 1 जनवरी 2007 में जन्मा ये बच्चा है। इसका समय ले लेते हैं दोपहर को 12:20। ठीक है, और इसकी जगह ले लेते हैं, मैं नागपुरी ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब ये कुंडली बन गई। तो आप देखिए, जब ये व्यक्ति पैदा हुआ था तो चंद्रमा जो था वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में था। सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड जो है वो चंद्रमा ही है। चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में था, तो पहली दशा जीवन में चंद्रमा की आई। ये व्यक्ति पैदा कब हुआ था? 2007 में। तो आज इसकी उम्र क्या होगी? 2007 से गिनना शुरू करते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो 15 साल पूरे हो गए हैं, 16वां साल रनिंग है। 15 साल पूरे हो गए हैं और 16वां साल रनिंग है। तो अब मुझे बताइए, महादशा किसकी चल रही होगी? क्योंकि चंद्रमा जो था वो तो 2011 को समाप्त हो गया। चंद्रमा यहां पर समाप्त हो गया था। फिर मंगल चला, 2018 को मंगल भी खत्म हो गया।
2018 से राहु चल रहा है, तो ये यहाँ पर राहु की महादशा चल रही है अभी। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो था वो 15 साल पूरा हो चुका है, तो राहु की महादशा चल रही है। ठीक है, मैं अब राहु को क्लिक कर देता हूँ, 2 बार क्लिक करूंगा तो वो बता देगा राहु में राहु कब तक चला, राहु में जुपिटर कब तक चला, राहु में शनि कब तक चला, राहु में बुध कब तक चला, राहु में केतु। क्योंकि जैसे हमने हर भाव का डिवीजन किया था, वैसे हर महादशा का जो लंबा समय है उसका भी डिवीजन किया जाता है। उसको कहते हैं महादशा और अंतरदशा। अंतरदशाओं का भी आगे प्रत्यंतर में किया जाता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि राहु में राहु चल रहा था 2021 तक, और 9/7/2023 तक कौन चलने वाला है, राहु में बृहस्पति चलने वाला है। उसके बाद कौन आएगा, फिर राहु महाराज की महादशा चल रही है, लेकिन शनि की अंतर आ जाएगी 2026 तक। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है तो मैं इनको दिखा दूं एक बार। अभी चल रहा है राहु में बृहस्पति, जो खत्म होने वाला है 9/7/2023 को। और उसके बाद आएगा राहु में शनि की अंतरदशा, उसे कहते हैं 15/5/2026 तक ये चलेगी। और फिर बाद में राहु में बुध आएगा, तो वो चलेगा 1/12/2028 तक। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि एस्ट्रोलॉजी की जो घड़ी है, एस्ट्रोलॉजी का जो टाइमिंग सिस्टम है, उसमें किन ग्रहों का जीवन पर प्रभाव रहेगा। पहली वाला जो टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि व्यक्ति का गुण धर्म कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड आउट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं पढ़ाई थी उसमें, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि मैं प्रेडिक्शन की बात कर रहा था। जी नहीं, मैं सिर्फ इतनी ही बात कर रहा था कि व्यक्ति के गुण कैसे जाने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन पर किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, उसका टाइमिंग सिस्टम क्या होता है। वो टाइमिंग सिस्टम है विंशोत्तरी दशा। यहां आप पूछोगे कि साहब ये एक ही प्रकार का विंशोत्तरी दशा या टाइमिंग सिस्टम होता है क्या? जी नहीं, कुल अभी तक जितने ज्ञात है वो 40 के आसपास ऐसी दशा सिस्टम्स है, जिनमें सबसे बेहतर जो है वो विंशोत्तरी दशा मानी जाती है। सबसे बेहतर विंशोत्तरी दशा मानी जाती है। इसलिए हम विंशोत्तरी दशा को फॉलो करेंगे। केपी विंशोत्तरी दशा ही फॉलो करता है, दूसरी कोई सिस्टम वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी राहु में बृहस्पति का टाइम चल रहा है। तो अभी प्रभाव देने वाले ग्रह कौन से हैं? अभी हमको मिल गए राहु और फिर मिल गए बृहस्पति। चलिए अब प्रेडिक्शन लेवल पे आते हैं। अब हमको बहुत सारी चीजें पता हो गई, हमको ये भी पता हो गया कि ग्रह क्या होते हैं, राशियां क्या होती है, ग्रहों में ग्रह के इन्फ्लुएंस या प्रभाव कैसे देखे जाते हैं, कि ग्रह जिस भाव में बैठा है उस राशि स्वामी का प्रभाव होगा, फिर नक्षत्र स्वामी का होगा, उपनक्षत्र स्वामी का होगा, और उप उपनक्षत्र स्वामी का होगा। ठीक है, वैसे ही भाव के ऊपर के भी सारे प्रभाव पता चल जाते हैं। और हमने टाइमिंग सिस्टम भी देख लिया कि महादशा सिस्टम क्या होती है, जो ज्योतिष की घड़ी है। ठीक है, ज्योतिष की घड़ी होती है महादशा सिस्टम या विंशोत्तरी दशा। उसमें हर ग्रह को कुछ साल मिले हैं और उनका फिर से डिवीजन किया गया है, जिनको अंतरदशाएं कहा जाता है। मैं उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। मेरा मेरा मानना यह है कि आप लोगों ने अगर ये क्लास ज्वाइन करी है तो आप लोगों को प्रेडिक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट, इसलिए आपने ज्वाइन करी है। आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो सीखना नहीं है। सीखना है तो आप सीख सकते हैं, देर आर मेनी बुक्स अवेलेबल अराउंड अस। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, राहु में बृहस्पति चल रहा था। ठीक है, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की उम्र है 15 साल। 15 साल के बच्चे की उम्र में यूजुअली प्रश्न होता है पढ़ाई लिखाई का, राइट। अब मैं आऊंगा नाड़ी का टेबल, जो सिग्निफिकेटर टेबल जिसे कहा जाता है, नाड़ी कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, या ये होता है। चलिए, अब इंटरेस्टिंग चीज, समय क्या चल रहा था, राहु में गुरु। तो सबसे पहले हम आएंगे, राहु हमारी महादशा है और गुरु हमारा अंतरदशा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ग्रह, ये नक्षत्र, ये नक्षत्र हो गया, ये उपनक्षत्र हो गया।
आप देख लीजिए, बृहस्पति अगर मैं मार्क करूंगा तो ये बृहस्पति, उसका नक्षत्र कौन है? शनि। और उसका उपनक्षत्र कौन है? राहु। यही टेबल में दिखाया गया है, कुछ अलग चीज नहीं दिखाई गई। जो ऊपर में थी वो नीचे में दिखाई गई है, लेकिन साथ में क्या दिखाया गया है? साथ में हमको दिखाया गया है कि ये किन भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किन भावों का रिजल्ट देंगे। उदाहरण के तौर पे राहु जो है वो अपनी महादशा में, राहु खुद कुछ नहीं करेगा। केपी कहता है कि राहु खुद कुछ नहीं करेगा, वो अपने नंबर से कुछ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो उसका नक्षत्र स्वामी है वो अपने भावों के रिजल्ट देगा। पहला भाव क्या है? पहला भाव है स्टेटस। आठवां भाव क्या है? आठवां भाव है एक्सीडेंट, क्रॉनिक डिसीज, अध्यात्म, इंसल्ट्स, कॉन्स्पिरसी। 10वां नंबर स्टेटस, रैंक, गवर्नमेंट सपोर्ट। हम लोगों ने कल की क्लास में ये देखा था कि हर भाव के क्या कारकत्व होते हैं। वो एक मैंने आप लोगों को सुपरफिशियल टेबल बता दिया था कि जिसमें कारकत्व बताए जाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं शेयर करी है, वो मैं आज शेयर कर दूंगा, कि जिसमें डिटेल कारकत्व, डिटेल सिग्निफिकेशंस बताई गई है, वो मैं आज कर दूंगा। तो हमको रिजल्ट कौन देगा? पूरी राहु की महादशा में रिजल्ट देगा बृहस्पति, 1, 8 और 10। तो ये व्यक्ति जो है, इसको सक्सेस मिलेगा, इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट, इसके सीनियर्स का सपोर्ट, बड़े लोगों का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि 10वां भाव है। इसको नेम फेम भी मिलेगा क्योंकि 10वां भाव है। इसको सक्सेस मिलेगा क्योंकि पहला और 10वां दोनों भाव है। तो हम बोलेंगे एजुकेशन में इसको सक्सेस रहेगा क्योंकि व्यक्ति की उम्र अभी 16 साल है। यह पहला प्रेडिक्शन हो गया। राहु की महादशा में, पूरी महादशा में 2036 तक पढ़ाई से लेके इनको कोई परेशानी नहीं। जॉब, जी हाँ, जॉब भी मिल जाएगा क्योंकि 10 नंबर है। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, बढ़िया। अब जब हमको पता चल गया है कि नक्षत्र स्वामी रिजल्ट दे रहा है, तो क्या उपनक्षत्र स्वामी उसको रोक रहा है? ये रोकेगा कैसे? रोकेगा अपने पिछले वाले भाव से। उदाहरण के तौर पे 8 नंबर यदि एक्सीडेंट है और उपनक्षत्र स्वामी यदि साथ दे रहा है, तो उसने 8 को कैंसल कर दिया। अब 8 का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब 8 का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 7 ने उसको निगेट कर दिया। इसको कहते हैं कि निगेशन ऑफ प्रॉमिस। 8 नंबर क्या था? 8 नंबर था एक्सीडेंट का प्रॉमिस, ये राहु की पूरी महादशा में, और 7 ने उसको निगेट कर दिया। 7 ने बोला कि मैं 8 को रिजल्ट नहीं देने दूंगा, मैं उसके पिछला वाला भाव हूं। 12th हाउस टू एनी हाउस विल निगेट द रिजल्ट। ठीक है, अब यहां पर आप मुझे तुरंत प्रश्न पूछोगे कि सर 10 जो सक्सेस है उसका भी तो पीछे 9 आया है, तो क्या सक्सेस नहीं मिलेगा? जी नहीं, इसको कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन कहता है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है? किसको कौन एक्सेप्शन देगा ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, यानी कौन किसको कैंसिल कर सकता है। 3, 3 will be negated by 2, 4 will be negated by 3, 5 will be negated by 4, 6 will be negated by 5, 7 will be negated by 6, 8 will be negated by 7,
9 will be negated by 8. ठीक है। 10 will not be negated by 9, 10 को 9 निगेट नहीं करता। 11 will not be negated by 10, 12 will be negated by 11। ठीक है। 1 will be negated by 12। ठीक है। 2 will not be negated by 1। तो 10 को 9 निगेट नहीं करता, 11 को 10 निगेट नहीं करता, और 1 2 को निगेट नहीं करता। ठीक है। 10 को 9 निगेट नहीं करेगा, 11 को 10 नहीं करेगा, और 2 को 1 नहीं करेगा। ये 3 अपवाद है इसमें, बाकी सब जगह निगेशन काम करता है। ठीक है। तो आइए अभी हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनको लाइव में अभी रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, अभी हमको तो पता चल गया कि भाई 1 नंबर 10 नंबर है तो सक्सेस मिल रहा है, तो एजुकेशन में सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन का समय है, व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसमें सक्सेस मिल रहा है। 8 नंबर है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो निगेट हो गया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं छोटे पीरियड पे बृहस्पति पे, तो राहु ने तो सक्सेस दे दिया था। अब पढ़ाई के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो है 4 5 9 11। ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन, गुड एजुकेशन के लिए क्या होता है? गुड एजुकेशन के लिए होता है 4 5 9 11। अब 4 आ गए। ठीक है। 4 आ गए, तो इसमें यदि 4 11 4 5 आ गया तो एक गुड एजुकेशन मिल जाता है। अब इसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे अलग अलग, वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि 4 है तो 4 के तो 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम मोटे तौर पे ले लेंगे। 4 9 आया तो भी गुड एजुकेशन। 4 11 आया, एक्सेलेंट एजुकेशन, यानी एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करेगा। 5 11 आया, एक्सेलेंट एजुकेशन। ठीक है। 9 11, गुड एजुकेशन। और कहीं यदि आपको 4 5 11 आया तो सुपर्ब एजुकेशन, एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं, व्यक्ति जो चाहेगा हो जाएगा। 5 9 11 आया, सुपर्ब एजुकेशन। और कहीं अगर आपको ये आ गया सुपर्ब के ऊपर एजुकेशन, व्यक्ति थोड़ी सी पढ़ाई करेगा और जो चाहे उसके उसके साथ हो जाएगा। तो आइए अभी देखते हैं इस व्यक्ति के समय क्या चल रहा है। देखिए गुरु क्या क्या दे रहा है। 5 और 11 मिल गए, अच्छा एजुकेशन। 5 9 11 नीचे आया है, अच्छा एजुकेशन। ठीक है। 5 का निगेशन आया है क्या? नहीं। 11 को 10 निगेट नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर दोनों जगह पे 5 11 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो पक्के तौर पे एक अच्छा एजुकेशन ये व्यक्ति को मिलेगा, कोई रुकावट नहीं है। यदि नीचे में 4 आ जाता तो व्यक्ति को 5 के लिए एजुकेशन में थोड़ी परेशानी होने के चांसेस बनते थे। ठीक है। 4 को 3 आता तो भी परेशानी होती, 9 को 8 आता तो परेशानी होती, पर 11 को 10 आता तो कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है। ये आज मैंने आपको एक मोटे तौर पे ये बताया कि कोई भी इवेंट देखने के लिए हम लोग जो टाइम सिस्टम है केपी का, उस टाइम सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। अब आगे हम मैरिज कैसे देखना है, बच्चे कब होने वाले हैं कैसे देखना है, प्रॉपर्टी और फॉरेन, ये 4 जो मैंने आप लोगों को इवेंट्स बताए हैं, इन इवेंट्स के ऊपर क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उनको कैसे ढूंढना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है।
तो आज के लिए थ्योरी पार्ट यहीं पे रोकते हैं। अभी मैं आप लोगों के सवाल ले लूंगा। हैंड रेज कीजिएगा और मैं वन बाय वन सबके सवाल लेना शुरू करूंगा।